लगाए हुए पेड़ को, मेरे लगाए हुए पेड़ को कोई विदेशी कंपनी सिगरेट बनाने के लिए काटे तो उस विदेशी कंपनी के किसी अधिकारी को सरकार न जेल भेजती है, ना उसकी गिरफ्तारी करती है, ना उसको कोई नोटिस दिया जाता है। और हर साल एक विदेशी कंपनी मात्र सिगरेट का कागज बनाने के लिए 1400 करोड़ पेड़ काट देती है हर साल। आप सोचिए, 1400 करोड़ एक विदेशी कंपनी के सिगरेट के कागज को बनाने के लिए, और सरकार खामोश है। कानून व्यवस्था ऐसी है कि वो सिगरेट कंपनी पेड़ काटे तो कुछ नहीं होता, कोई साधारण नागरिक पेड़ काटे तो मुकदमा चलता है। जबलपुर के हाई कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। एक मां है जो वनवासी है, वन क्षेत्र में रहती है, उसने एक दिन लकड़ी काटी और लकड़ी काट के चूल्हा जलाया और अपनी रोटी बनाई। तो जंगल के अधिकारियों ने उस मां को पकड़ लिया, उसको जेल हो गई। फिर उच्च अदालत में उसको पेश किया गया। तो उसके मुकदमे की जब सुनवाई हुई तो उस मां को कहा गया कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये दो कानून हैं, इनके अनुसार आपको जेल में भेजा जाएगा क्योंकि आपने लकड़ी काटी है। तो उस मां ने जो कहा अदालत में, उसका जवाब पूरी भारत की व्यवस्था के पास नहीं है। उस मां ने जज से कहा कि जज साहब, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मुझे कोई पढ़ाई नहीं आती है, मैं कभी स्कूल नहीं गई हूं। और उसने कहा कि मैं किसी कानून को नहीं जानती हूं, मैं तो अंगूठा टेक हूं, अगर कहीं मुझे अपना नाम लिखने को कहा जाता है मैं तो अंगूठा लगाती हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहती हूं और उस जवाब को अगर आप मुझे संतुष्टि से दे दें तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। उसने सवाल पूछा कि मैंने जंगल से लकड़ी काटी अपना चूल्हा जलाने के लिए और रोटी बनाने के लिए, और इस देश में बहुत सारे लोग लकड़ियां काट रहे हैं अपने घर का सोफा सेट बनाने के लिए, अपने घर की किवाड़ें बनाने के लिए, अपने घर का दरवाजा बनाने के लिए। इस देश में बहुत सारे लोग लकड़ियां काट रहे हैं सिगरेट बनाने के लिए। अगर ये सब लोगों को आप जेल नहीं भेज सकते तो किस आधार पर आप मुझे जेल भेज रहे हैं? मैंने तो लकड़ी काटी है अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए और रोटी बनाने के लिए। और उस मां ने इतनी तीखी बात कही अदालत में, उसने कहा जज साहब, अगर चूल्हे में आग जलाने के लिए मैं लकड़ी ना जलाऊं तो क्या मेरे दोनों हाथ जलाऊं? इस व्यवस्था के पास उसका कोई उत्तर नहीं। क्यों उत्तर नहीं है? क्योंकि व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने की है, कानून अंग्रेजों के जमाने का है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसमें साधारण आदमी जंगल से लकड़ी लाए तो वो अपराधी है, और विशेष लोग जंगल के जंगल साफ कर दें, कंपनियों के लोग, अधिकारी, तो उनको कोई सजा नहीं है। ऐसा अत्याचार इस देश में अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुआ, आज तक चला आ रहा है। इसी तरह के कई कानून हैं इस देश में। बहुत हंसी आती है कि अगर आप जंगल के किसी प्राणी के ऊपर प्रहार करें और गलती से उसकी हत्या हो जाए तो आप बहुत जल्दी जेल भेज दिए जाएंगे, लेकिन उस जंगल में रहने वाले किसी आदिवासी वनवासी का आपके किसी कारण से मरना हो जाए या उसका जीवन समाप्त हो जाए तो व्यवस्था खामोश है, मौन है, व्यवस्था के पास कोई जवाब नहीं है उसका। वन्य प्राणी जीवित रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस देश का इंसान भी जीवित रहना चाहिए, इसमें भी दो राय नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्राणी का जितना महत्व है, इंसान का महत्व उससे कोई कम नहीं है। इंसान और प्राणी दोनों भगवान के बनाए हुए जीव हैं, दोनों को जिंदा रखना और उनकी व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकार उसको नहीं निभा पा रही है क्योंकि कानून ऐसा है। ऐसे इस देश में 34,735 कानून हैं। मैं किस किस को बताऊं और किस किस को छोड़ूं? इसलिए ये सारे कानून जब तक इस देश में चलेंगे, हम नहीं कह सकते कि भारत स्वतंत्र हुआ है, हम नहीं कह सकते कि भारत आजाद हुआ है, हम नहीं कह सकते कि भारत स्वाधीन हुआ है। अंग्रेज भाग गए, लेकिन अंग्रेजियत बची हुई है, कानूनों के रूप में वो बची हुई है। तो भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं को ये बात अपने मन में गहराई से उतारने की है कि भारत की आजादी, भारत की स्वतंत्रता, भारत की स्वाधीनता तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक अंग्रेजों के बनाए हुए 34,735 कानून इस देश में चल रहे हैं, तब तक ये स्वाधीनता पूरी नहीं हो सकती। और एक दो कानून का उदाहरण देता हूं। यहां माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, इनको ध्यान में रखकर एक बात कहना चाहता हूं
जब अंग्रेजों की सरकार चला करती थी तो उनका एक तरीका था भारतवासियों पर अत्याचार करने का। तो वो किसी किसान पर अत्याचार करते थे लगान वसूलने के लिए। किसानों से लगान लिया जाता था और वो 90% होता था। किसान अगर 100 क्विंटल अनाज पैदा करे तो 90 क्विंटल अंग्रेजों को देना पड़ता था। जो किसान चुपचाप देते थे अंग्रेज उनको छोड़ते थे, और जो किसान नहीं देते थे लगान, अंग्रेज उनके ऊपर अत्याचार किया करते थे। तो अत्याचार में पहला काम क्या होता था, किसानों को कोड़े से पीटा जाता था। कोड़ा आप जानते हैं, चमड़े का एक बनाते हैं, उसमें लोहे की कील लगाते हैं और वो मारा जाता था। 100 कोड़े किसानों को मारे जाते थे सिर्फ इसलिए कि वो लगान नहीं दे सकते। ज्यादातर किसानों की स्थिति ये होती थी कि 5 से 7 कोड़ा खाते खाते बेहोश हो जाते थे। 100 कोड़ा पड़ते पड़ते तो उनकी मृत्यु हो जाती थी, प्राण निकल जाते थे। ज्यादातर किसानों के साथ ये होता था। फिर अंग्रेज वहां तक रुकते नहीं थे, किसान को कोड़े से मार डाला, फिर उसके परिवार की मां बहन बेटियों का शील हरण करते थे। मां बहन बेटियों के कपड़े उतारे जाते थे, पूरे गांव में उनको नंगा घुमाया जाता था। फिर अंग्रेज अधिकारी सबके सामने उनका शील भंग करते थे, बलात्कार करते थे, और सारे अंग्रेज अधिकारी इसमें शामिल रहते थे। इससे अंग्रेज अधिकारियों को अपनी वासना शांत करने का तो रास्ता खुलता ही था, उनको अत्याचार और हैवानियत दिखाने का भी रास्ता खुलता था। परिणाम क्या होता था, किसानों के घरों से शिकायत आती थी, मेरी मां से बलात्कार हुआ, मेरी बहन से बलात्कार हुआ, मेरी बेटी से बलात्कार हुआ। किसान ये शिकायतें लेके अंग्रेज अधिकारियों के पास आते थे। अंग्रेज अधिकारियों की समस्या ये होती थी कि अपने ही सहयोगियों के खिलाफ वो एक्शन क्या ले। मान लीजिए एक उच्च अधिकारी है अंग्रेज, उसके पास किसी किसान ने शिकायत की और उससे नीचे वाले अधिकारी ने उस किसान की मां बहन बेटी से बलात्कार किया, तो उच्च अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी को बचाने में लग जाता था। और उसको बचाने के लिए अंग्रेजों ने फिर एक रास्ता निकाला और उस रास्ते को कानून में बदल दिया। बलात्कार के खिलाफ अंग्रेजों ने कानून बनाया सबसे पहला, और उस कानून में व्यवस्था यह की कि जिस मां बहन बेटी के ऊपर बलात्कार होगा उस मां बहन बेटी को अंग्रेजों की अदालत में आकर सिद्ध करना पड़ेगा कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। जिस अंग्रेज ने बलात्कार किया है उसको कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, और जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक वो अंग्रेज अभियुक्त नहीं माना जाएगा, उसको पापी नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा। ये कानून बना दिया अंग्रेजों ने। कानून बनते ही बलात्कार की बाढ़ आ गई पूरे देश में। हर गांव में, हर शहर में माताओं बहन बेटियों की इज्जत से अंग्रेजों ने खेलना शुरू किया, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कि कोई भी मां बहन बेटी अदालत में यह सिद्ध कर ही नहीं सकती कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। कानून की गलियां ऐसी टेढ़ी बनाई गई कि किसी भी मां बहन बेटी को यह सिद्ध करना एकदम असंभव हो जाए कि उसके ऊपर बलात्कार हुआ है। आप देखो इससे बड़ा दुनिया में क्या अत्याचार हो सकता है कि जिसके ऊपर अत्याचार हुआ उसे सिद्ध करना है कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ है। जिसने अत्याचार किया उसको कुछ भी सिद्ध नहीं करना है कि इसने अत्याचार किया। परिणाम यह होता था कि 100 अंग्रेज बलात्कार करते थे भारत की माता बहन बेटियों से, तो उसमें से मुश्किल से 2-3 अंग्रेजों के खिलाफ साबित हो पाता था और उनको ही सजा मिल पाती थी। 97-98 अंग्रेज बिल्कुल छूट जाते थे, बाइज्जत बरी हो जाते थे, और फिर वो दोबारा बलात्कार करते थे और फिर माता बहन बेटियों की हत्या करते थे। हमारे पास दस्तावेज हैं कई अंग्रेज अधिकारियों के, जिन्होंने अपनी पर्सनल डायरी में यह लिखा है। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था कर्नल नील। उसकी डायरी है, उसकी डायरी के कुछ पन्ने हैं फोटोकॉपी के रूप में। उसमें वो लिख रहा है कि जहां जहां मेरी नियुक्ति हुई भारत में, उसकी नियुक्ति कई जगह पर हुई थी। वाराणसी में वो रहा, इलाहाबाद में वो रहा, बरेली में वो रहा, दिल्ली में वो रहा, बदायूं में रहा, कई जगह उसकी नियुक्ति हुई। तो कर्नल नील अपनी डायरी में लिख रहा है कि जहां जहां मेरी नियुक्ति हुई, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं गया जब मैंने किसी भारतीय मां बहन बेटी का शील हरण नहीं किया। ये नील की डायरी के अपने लिखे हुए शब्द हैं। आप सोचिए कितने हैवानियत वाले थे ये सब अंग्रेज, और ये सब किया उन्होंने कानून की मदद से किया।
बलात्कार का कानून ऐसा बना दिया कोई भी मां बहन बेटी सिद्ध ही ना कर सके और किसी भी अंग्रेज को उसमें सजा ना मिल सके। अब मुझे बहुत बड़ा दुख है, अफसोस है कि ये कानून आजादी मिलने के 15 अगस्त 1947 को जला डालना चाहिए था, ये खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन यही कानून आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है और आज भी इस देश में माताओं बहन बेटियों से बलात्कार हो रहे हैं और माताओं बहन बेटियों को अदालत में सिद्ध करना पड़ रहा है कि उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार करने वाले को कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता अदालत में, ऐसी कार्यवाही होती है। आप जानते हैं किसी भी मां बहन बेटी को खुलेआम सरेआम जवाब ऐसे सवाल पूछें कि उसके साथ बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, वो अगर सभ्य है, थोड़ी भी सुसंस्कृत है, जवाब नहीं दे सकती है, उत्तर नहीं दे सकती है और उसके मौन का फायदा उठाकर ये कानून हमारे देश की करोड़ों मां बहन बेटियों से खिलवाड़ करता है। बहुत दुख है ये कहते हुए कि बलात्कार के 100 अपराध इस देश में जब पुलिस के यहां रजिस्टर्ड होते हैं तो मात्र 5 अपराध में सजा होती है, 95 अपराधों में अपराधी छूट कर बाइज्जत बरी हो जाते हैं क्योंकि कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ। अब बलात्कार के कानून हो, चोरी डकैती के कानून हो, हिंसा के कानून हो, पुलिस के कानून हो, प्रशासन के कानून हो, टैक्स के कानून हो, शिक्षा व्यवस्था के कानून हो या हमारे देश में ये जंगलों की सुरक्षा के कानून हो, सबके सब अंग्रेजों के बनाए हुए, सबके सब उनके चलाए हुए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के लोगों को इन कानूनों से न्याय मिल जाएगा। इन कानूनों के बारे में एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं। हमारे देश में न्याय व्यवस्था का जो सबसे बड़ा कानून है उसका नाम है इंडियन पीनल कोड, IPC। अगर यहां कोई वकील मित्र बैठे होंगे तो बात उनको बहुत जल्दी समझ में आएगी। और एक दूसरा कानून है सिविल प्रोसीजर कोड, CPC, और एक तीसरा कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अपराध दंड संहिता। तो IPC इंडियन पीनल कोड, CPC सिविल प्रोसीजर कोड और CRPC माने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये 3 कानून हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था का आधार बनाए गए हैं या आधार माना जाता है। आपको मालूम है ये तीनों ही कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं। IPC को बनाने का काम तो खुद मैकॉले ने किया था। IPC की ड्राफ्टिंग मैकॉले की बनाई हुई है, इंडियन पीनल कोड, जिसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं, जिसके आधार पर दंड की व्यवस्था होती है। मैकॉले ने अपने पिता को एक पत्र लिखा है, उस पत्र में वो कहता है कि मैंने भारत में ऐसे न्याय के कानून का आधार रख दिया है जिस पर भारतवासियों को कभी न्याय मिलेगा ही नहीं, जिसके आधार पर भारतवासी कभी न्याय पा ही नहीं सकते, हमेशा इनके ऊपर अन्याय होगा और ये अच्छा ही होगा क्योंकि गुलाम जिनको बनाया जाता है उन पर अन्याय ही किया जाता है, उनको न्याय नहीं दिया जाता। फिर जब ढूंढना शुरू किया हम लोगों ने तो पता चला ये IPC नाम का कानून जो भारत में मैकॉले ने 1860 में लाया, ये कानून अंग्रेजों ने आयरलैंड में सबसे पहले बनाया था और लगाया था। आयरलैंड को अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा हुआ है 1000 साल से, तो आयरलैंड को गुलाम बनाकर रखने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया, आयरिश पीनल कोड। उसी कानून को भारत में कह दिया इंडियन पीनल कोड। आप जानते हैं आयरलैंड लिखते हैं तो A से नहीं लिखा जाता, I से लिखा जाता है, IRELAND, आयरलैंड। तो आयरलैंड का I ले लिया और इंडिया का भी I है, तो कानून वैसे का वैसे ही लगा दिया इस देश पर। जो आयरलैंड का पीनल कोड था, आयरिश पीनल कोड, वही इंडियन पीनल कोड है। और मैंने जब आयरलैंड के पीनल कोड को खरीद कर पढ़ा और इंडियन पीनल कोड को खरीद कर पढ़ा, दोनों को सामने रखा, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि कॉमा फुल स्टॉप भी बदला नहीं गया, वो भी वैसे का वैसा ही है। बस इतना ही किया मैकॉले ने कि आयरिश पीनल कोड में जहां जहां आयरलैंड है, जहां जहां आयरिश है, वहां उसने इंडिया कर दिया और इंडियन कर दिया। बाकी सब धाराएं वैसी हैं और सारे अनुच्छेद वैसे के वैसे ही हैं। तो आयरलैंड को गुलाम बना के रखना है इसलिए आयरिश पीनल कोड बनाया, तो भारत को गुलाम बनाकर रखना है तो इंडियन पीनल कोड बना दिया। अब जिस कानून को गुलाम बनाने के लिए तैयार किया गया हो, उस कानून के आधार पर आजादी के बाद न्याय कैसे मिलेगा, जरा बताइए। अन्याय ही होने वाला है। सबसे बड़ा अन्याय क्या होता है कि IPC के आधार पर जब कोई मुकदमा दर्ज होता है इस देश में, तो सबसे पहले तो मुकदमा दर्ज होने में महीनों महीनों लगते हैं।
एफआईआर करनी पड़ती है, उसके बाद पुलिस को साबित करना पड़ता है, सबूत जुटाने पड़ते हैं, अदालत में जाना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में ही देर लगती है, क्योंकि तरीका अंग्रेजों का यही है। फिर वो मुकदमा दाखिल हो जाए तो फिर सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई के लिए सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। उन सबूतों के लिए अंग्रेजों के जमाने का एक कानून है, इंडियन एविडेंस एक्ट, और वो सबूत जल्दी इकट्ठे हो नहीं पाते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है और एक मुकदमे को 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल समय निकल जाता है। मुकदमा दाखिल करने वाला मर जाता है, फिर उसके लड़के लड़कियां उस मुकदमे को लड़ते हैं, वो जवान होकर बूढ़े हो जाते हैं, तब भी मुकदमा चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। उसमें कभी अंतिम फैसला नहीं आ पाता। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के पिछले 63 वर्षों में हमारी अदालतों में लगभग 3.5 करोड़ मुकदमे हैं जो दर्ज किए गए हैं अलग अलग प्रार्थियों के द्वारा, लेकिन उनमें कोई फैसला नहीं आ पा रहा है। 3.5 करोड़ मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं। हमारे देश की न्याय व्यवस्था के अधिकारियों से जब पूछा जाता है कि इन 3.5 करोड़ मुकदमों का फैसला कभी आएगा, तो वो मजाक करते हुए कहते हैं कि 300-400 साल में फैसला आ जाएगा। तो हम उनसे पूछते हैं वो कैसे, तो वो कहते हैं कि जिस गति से कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था चल रही है, इस गति से तो इन सभी मुकदमों का फैसला आने में 300-400 साल तो लग ही जाएंगे। तो ना वादी जिंदा रहेगा, ना प्रतिवादी जिंदा रहेगा। न्याय व्यवस्था को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि वादी जिंदा है, प्रतिवादी जिंदा है। उनको तो लेना देना है अंग्रेजों के बनाए गए कानून के आधार पर फैसला देने से। अब मैं एक बड़ी गहरी बात आपके बीच में उठाना चाहता हूं और सारे राष्ट्र के लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई न्यायाधीश अंग्रेजों के बनाए गए कानून के आधार पर अगर फैसला दे रहा है तो वो न्याय कैसे कर सकता है, ये पूछिए, अपने दिल से पूछिए, उस न्यायाधीश से पूछिए। और न्यायाधीशों से जब जब मैंने ये पूछा है कि क्या आप न्याय देते हैं, तो वो कहते हैं ईमानदारी से हम न्याय नहीं दे पाते, हम तो मुकदमों का फैसला करते हैं। फैसला होना अलग बात है, न्याय देना बिल्कुल अलग बात है। आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, फैसला क्या होता है और न्याय क्या होता है। मान लीजिए आपने किसी गाय को डंडे से पीटा, तो कानून के हिसाब से आपको जेल हो जाएगी। गाय को डंडे से पीटना भारत में अपराध है, जुर्म है, इसके लिए जेल हो जाती है। लेकिन उसी गाय को आपने गर्दन से काट दिया और उसके मांस की बोटी बोटी आपने बेच दी बाजार में, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि कानून से वो न्याय सम्मत है। अब गाय को डंडे से मारो तो जेल हो जाती है, लेकिन गाय को गर्दन से काटकर उसके मांस की बोटी बोटी बेचो तो भारत सरकार करोड़ों रुपए की सब्सिडी देती है आपको। मैं अगर गौशाला खोलना चाहूं तो इस देश की कानून व्यवस्था के अनुसार मुझे बैंक से कर्ज नहीं मिल सकता, लेकिन गाय को कत्ल करने के लिए कत्ल खाना बनाना हो, उसके लिए बैंक करोड़ों रुपए कर्ज देने को तैयार है मुझे। आप सोचिए, मैं गौशाला बना के गाय का दूध बेचना चाहता हूं, बैंक के पास जाता हूं, मुझे कर्ज दे दो। बैंक कहती है हमारी योजना में गाय को कर्ज देने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन उसी बैंक के पास में जाता हूं कि मुझे कत्ल खाना खोलना है और कर्ज दे दो, तो बैंक खुशी से कर्ज देती है। उस कर्जे पर ब्याज सबसे कम लिया जाता है और करोड़ों रुपए का कर्ज तो मुफ्त में दिया जाता है सब्सिडी के रूप में। आप बताओ कि अगर मैं गाय का मांस बेचने के लिए कत्ल खाना खोलूं तो मेरे लिए कर्ज है, सब्सिडी है। गौशाला खोलूं गाय को पालन करने के लिए तो मुझे ना सब्सिडी है, ना बैंक की कोई मदद है। ऐसी व्यवस्था में न्याय कहां हो सकता है। और एक उदाहरण दूं, किसी बच्चे को जन्म लेने से पहले अगर कोई मारे ना तो उसको गर्भपात कह के छोड़ देते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद मारे तो हत्या हो जाती है और 302 का मामला बनता है। बच्चे को जन्म से पहले गर्भ में मारा तो भी हत्या है, जन्म लेने के बाद मारा तो भी हत्या है। दोनों में सजा एक जैसी होनी चाहिए और वो फांसी ही होनी चाहिए। लेकिन जन्म से पहले मारो तो गर्भपात है और जन्म के बाद मारो तो हत्या है। इसलिए इस देश के लाखों लालची डॉक्टर करोड़ों बेटियों को गर्भ में ही मार डालते हैं, क्योंकि गर्भ में मार देने से उनको फांसी नहीं होती है। गर्भ के बाहर मारेंगे तो फांसी होने की संभावना है।
1 करोड़ बेटियों को हर साल इस देश में गर्भ में ही मार दिया जाता है इसी कानून की मदद से। अब आप बताओ कि बेटी को गर्भ में मार दो तो गर्भपात, गर्भ के बाहर आने के बाद मारो तो हत्या। अगर इन कानून के आधार पर कोई फैसला होगा तो वो न्याय दे सकता है? फैसला हो सकता है, न्याय नहीं दे सकता। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से भारत के सभी न्यायविदों से यह कहता हूं कि सभी न्यायाधीशों को अपना नाम बदलना चाहिए, कायदाधीश लिखना चाहिए, कानूनाधीश लिखना चाहिए। वो न्यायाधीश तो है ही नहीं, क्योंकि न्याय तो दे ही नहीं पा रहे हैं। वो तो मुकदमे का फैसला कर रहे हैं। अगर अंग्रेजी में उनके शब्दों में कहूं तो वो कहते हैं हम तो केस डिसाइड करते हैं, हम जजमेंट नहीं करते। क्योंकि न्याय देना बिल्कुल अलग है, मुकदमे का फैसला करना बिल्कुल अलग है। मुकदमे का फैसला होता है कानून के आधार पर और न्याय होता है धर्म के आधार पर, सत्य के आधार पर। धर्म और सत्य से न्याय की स्थापना हो सकती है, कानून से न्याय की स्थापना नहीं हुआ करती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में धर्म और सत्य की सत्ता नहीं है, कानून की सत्ता है। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, धर्म और न्याय की बात नहीं होती, सत्य की बात नहीं होती। तो ये अंग्रेज छोड़कर चले गए पूरी कानून व्यवस्था को, और वही ढो रहे हैं हम आजादी के 63 साल के बाद। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे देश में हमारा धर्म कहता है, हमारी न्याय व्यवस्था जो भारतीय न्याय व्यवस्था है, जिसमें धर्म आधार है, जो वेदों पर आधारित है, जो उपनिषदों पर आधारित है, स्मृतियों पर आधारित है, वो न्याय व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं। तो हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा धर्म कहता है कि शराब पीना पाप है और नहीं पीना चाहिए, गोहत्या करना पाप है और नहीं करनी चाहिए। तो हमारे यहां शराब पीना पाप बताया गया। तो धर्म पर आधारित, सत्य पर आधारित और भारतीय न्याय दर्शन पर आधारित जब तक समाज व्यवस्था चली, इस देश में किसी ने कभी शराब नहीं पी। बहुत सालों से मैं एक शोध के काम में लगा हुआ हूं कि भारतवासियों ने सबसे पहले शराब कब पी। तो अब तक मुझे जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण कहते हैं कि 1760 के पहले तक किसी भी भारतवासी ने कभी भी शराब नहीं पी। पहली बार इस देश में 1760 में शराब पी गई और वो कलकत्ता में पी गई, और वहां पर एक अंग्रेजी शराब की दुकान पर पहली बार शराब बिकी और भारतवासियों ने पी। और उस शराब की दुकान को स्थापित कराया रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक अंग्रेज ने। और उसने, जब कंपनी का राज चलता था इस देश में, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो कानून बनवाया, कानून से लाइसेंस दिया गया और उस लाइसेंस के आधार पर कलकत्ते में पहली शराब की दुकान खुली 1760 में। और उस शराब की दुकान पर आकर भारतवासियों ने शराब पीना शुरू किया। रॉबर्ट क्लाइव के समय में जब यह शराब की दुकान खुली और जिस अंग्रेज अधिकारी की पहली नियुक्ति इस दुकान पर हुई, उस अंग्रेज अधिकारी को एक बार लंदन की संसद में बुलाया गया था बयान देने के लिए। तो वो अंग्रेज अधिकारी जब लंदन गया संसद में बयान देने के लिए, तो उससे पूछा गया कि बताओ तुम्हारे शराब का धंधा कैसा चल रहा है। तो उसने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। तो अंग्रेज संसदीय समिति के सदस्यों ने कहा ये तुम क्या बोल रहे हो, भारत में शराब का धंधा अच्छा चल रहा है। उसने कहा हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। तुम्हारे पहले कैसा चलता था? उसने कहा मेरी शराब की दुकान खुलने के पहले तो कोई शराब पीता ही नहीं था। मैं तो पहला आदमी हूं जिसने कलकत्ता के लोगों को शराब पीना सिखाया। तो तुम्हारी दुकान पर लोग आते हैं, हाँ आते हैं, भीड़ की भीड़ आ रही है। तो तुमने क्या किया उनको अपनी दुकान पर बुलाने के लिए, आकर्षित करने के लिए? तो उसने एक बात कही संसदीय समिति के सामने, जो अंग्रेजों की संसद के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वो कहता है कि मैंने सबसे पहले मुफ्त में शराब पिलाई भारतवासियों को। उसने कहा कि मैंने एक बोर्ड लगा दिया शराब की दुकान के बाहर और उस पर लिख दिया, और उसको बांग्ला भाषा में लिखा, पहले अंग्रेजी में फिर बांग्ला में, और उस पर यह लिखा कि यहां मुफ्त में शराब मिलती है, आइए पीजिए, आनंद लीजिए। ऐसा करके बोर्ड पे लिख दिया। तो एक आया, उसने चखा, फिर दूसरे दिन वो 2 को और लेके आया, फिर तीसरे दिन 3 को लेके आया। तो कहने लगे अब तो मेरे पास ऐसे ग्राहकों की संख्या हो गई है कि जिनको पहले मैंने मुफ्त में शराब चखाई थी, अब वो घर से पैसे चुरा कर लाते हैं और मेरी शराब पीकर वहां से जाते हैं। तो अंग्रेजी संसदीय समिति बड़ी खुश हो गई। उसने कहा तुमको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। तो वो कहता मुझे अगर पुरस्कार देना है तो एक लाइसेंस और दे दो, दूसरी दुकान में वहीं खोलना चाहता हूं शराब की।
तो दूसरी दुकान खुल गई, फिर तीसरी खुल गई, फिर चौथी खुल गई। एक दिन 350 दुकानें हो गई कलकत्ता में, और ये दुकानें बढ़ती नहीं। अंग्रेज इसको बढ़ाते रहे, शराब पीने का कानून बना दिया। कानून में यह लिख दिया कि अगर कोई बालिग हो गया तो शराब पीने का अधिकारी हो गया। जब तक वो नाबालिग है तब तक ना पिए, बालिग हो गया तो पीने लगे। अब हमारे यहां अंग्रेजों के जमाने में बहस चली कि भारत में कोई बालिग है या नाबालिग है, इसकी उम्र क्या मानी जाए। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, मैं सबको बताना चाहता हूं कि सालों साल अंग्रेजों ने बालिग होने की उम्र 14 साल रखी, फिर उसको 16 साल किया, फिर आते आते वो 18 साल हो गई। माने थोड़े समय तक ये था कि 14 साल के ऊपर हो जाए तो शराब पी ले। तो अंग्रेजों को पूछा गया कि तुमने ये 14 साल कैसे रख दिया, तो उन्होंने कहा हमारे इंग्लैंड में 14 साल में सब शराब पीने लगते हैं, तो हमने भारत में भी रख दिया। आप जानते हैं इंग्लैंड में 12-14 साल के बच्चे शराब पीने लगते हैं, क्योंकि उनके माता पिता पीते हैं, देख देख के वो भी पीने लगते हैं। यूरोप में भी 12-14 साल में शराब पीने लगते हैं। तो चूंकि यूरोप और इंग्लैंड में 12-14 साल में शराब पीने लगते, तो भारत में भी वही उम्र उन्होंने रख दी। फिर थोड़े दिन बहस होकर 16 साल किया, फिर उसको 18 साल कर दिया। अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए था, आजादी मिलने के बाद यह कानून समाप्त कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारी न्याय व्यवस्था में शराब पीना पाप है, अधर्म है और सबसे घृणित काम है, तो ये खत्म होना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार तो काले अंग्रेजों ने चलाई ना, उन्होंने क्या किया कि ये शराब के कानून को और ज्यादा खुला कर दिया, और इतना खुला कर दिया कि पहले अंग्रेजों के जमाने में जब शराब का कानून बना था ना, तो अंग्रेजों ने उस कानून में एक जगह ये लिखा हुआ था कि भारत में अगर कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजों ने कानून में ये लिखा। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, कोई धर्म स्थान है, उससे 500 मीटर दूर तक कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। फिर इसी में अंग्रेजों ने एक और वाक्य जोड़ा था कि विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, तो उसके दूर दूर 500 मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए। इन काले अंग्रेजों ने तो उसको भी हटा दिया उसमें से। इन काले अंग्रेजों ने आजादी के बाद जो कानून बनाया है, अब वो कानून ये है कि मंदिर के सामने शराब की दुकान है, मस्जिद के सामने शराब की दुकान है, गुरुद्वारों के सामने शराब की दुकानें हैं, और खाली शराब की ही दुकानें नहीं है, उससे ज्यादा और भी घृणित काम करने के दूसरे अड्डे वहां खोले हुए, जुए के अड्डे हैं, वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, और अंग्रेजों के बाद काले अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून। परिणाम यह हुआ कि जिन अंग्रेजों ने एक शराब की दुकान खोली थी, आज इस देश में काले अंग्रेजों की मदद से लाइसेंसधारी शराब की दुकानें 32,000 हो गई हैं, और अगर आप बिना लाइसेंस वाली दुकानों को गिनेंगे तो वो 1 लाख से ज्यादा हैं। गांव गांव शराब की दुकान खुल रही है। अगर आप कल्पना करिए 1 लाख शराब की दुकानें हैं, तो इसका माने भारत के हर 6 गांवों के बीच में एक शराब की दुकान है। अब काले अंग्रेजों की तैयारी चल रही है कि हर गांव में एक शराब की दुकान होनी चाहिए, माने हर गांव में 6,38,000 से ज्यादा पूरे भारत में शराब की दुकानें होनी चाहिए। सारे देश को शराब में डुबो देना चाहिए, और इसकी नीति कई राज्यों में बनकर लागू हो रही है। कई राज्यों ने तो यहां तक तय कर लिया है कि गांव गांव में ही शराब नहीं मिलेगी, वैन चलाएंगे शराब बेचने वाली। जैसे मरीजों को ले जाने के लिए चिकित्सा सहायता वैन होती है ना, वैसे शराब बेचने के लिए वैन। दिल्ली सरकार का फैसला, राजस्थान सरकार का फैसला, भारत के कई राज्य सरकारें अब वाहन चलाएंगी, मोबाइल वैन चलाएंगी, उनमें गांव गांव जाकर, घर घर जाकर शराब परोसी जाएगी और लोगों को बेची जाएगी। हम कैसे कहें भारत स्वतंत्र हो गया? अंग्रेजों ने भारतवासियों को शराब में डुबोया, तो उनके पीछे स्वार्थ था कि भारतवासी नशे के शिकार बने, इनको गुलाम बनाया जाए और लूटा जाए। अब आजादी के बाद के काले अंग्रेज भी भारतवासियों को शराब में ही डुबोना चाहते हैं, तो कैसे कहें देश स्वतंत्र है, देश स्वाधीन है, देश आजाद है? अभी भी ये देश परतंत्र है। और एक बहुत खराब उदाहरण देना चाहता हूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। मैं एक शोध पर और लगा हुआ हूं। हमारे भारत देश में वेश्यावृत्ति कब से शुरू हुई? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, पटना है, जितने बड़े शहर हैं वहां बड़े बड़े वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं।
दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, मेरठ में है, आदि आदि ऐसे भारत में कई जगहों पर वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं। और कोलकाता तो सारे देश में बदनाम है इस बात के लिए कि सबसे बड़ा वेश्यावृत्ति का केंद्र कोलकाता है। तो मैं इस पे बहुत दिन से काम कर रहा हूं कि ये कब से शुरू हुए। तो पता चला कि वेश्यावृत्ति का सबसे पहला अड्डा भी लाइसेंस देकर अंग्रेजों ने शुरू कराया था इस देश, और वो कोलकाता में ही बना था। आप कभी कोलकाता जाए ना, तो वहां एक एरिया है, क्षेत्र, उसका नाम है सोनागाछी।